हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्विटर। मैं आप सबका दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे स्पेशल ऑडिट, जो कि आपका फोर्थ यूनिट है ऑफ ऑडिटिंग। इसमें हम ऑडिट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फर्म का जानेंगे, लाइक ऑडिट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी एंड ऑल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, भाई ऑडिटिंग का ये यूनिट 4 आपको ये बात ध्यान रखनी है। देन स्पेशल ऑडिट क्या होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट अपना स्पेशल ऑडिटिंग का है। स्पेशल ऑडिट होता क्या है भाई? स्पेशल ऑडिट मैं आपको सीधी लैंग्वेज में बताऊं, आपके दो चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन एंड स्पेशल ऑडिट। आप दोनों में कंफ्यूज मत होना। इन्वेस्टिगेशन आपकी एक पर्टिकुलर एंट्री की होती है जहां पे किसी ऑडिटर को गड़बड़ी लगती है। लेट्स से कि एक फर्म में एक एंट्री थी 10,000 रुपीज़ डॉलर की, और एक्चुअल में उसकी जो एंट्री हुई है वो आपकी 1,000 रुपीज़ डॉलर की हुई है। सो उस पर्टिकुलर एंट्री में जो ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन करेगा वो आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है। ऑन दी अदर हैंड जो आपकी स्पेशल ऑडिट होती है ये आपकी स्पेशल केस में होती है और स्पेसिफिक एरिया के लिए होती है। इन्वेस्टिगेशन आपकी स्पेसिफिक एंट्री के लिए होती है, वेयर एज स्पेशल ऑडिट आपकी स्पेसिफिक एरिया के लिए होती है। लेट्स से कि टैक्स ऑडिट आपके किस स्पेसिफिक एरिया है, और कॉस्ट ऑडिट आपका एक स्पेसिफिक एरिया है, एंड कंपनसेशन ऑडिट आपका एक स्पेसिफिक एरिया है। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। भाई ए स्पेशल ऑडिट इज अ टाइटली डिफाइंड ऑडिट दैट only look at a specific area of an organization's activity। भाई आपको पता है कि आपकी कंपनी में काफ़ी सारी एक्टिविटी होती हैं, लाइक फाइनेंस की, मार्केटिंग की और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी। सो उसमें से किसी की स्पेसिफिक एरिया की ऑडिट होना आपका स्पेशल ऑडिट कहलाता है। ठीक है, अभी आगे, दिस टाइप ऑफ ऑडिट मे बी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, may be initiated by the government agency but it could be authorized by any entity। यहाँ पे any entity का मतलब है आपका any government, that is state and central। यहाँ पे दोनों आपका इनिशिएट ले सकती हैं, और इवन इंटरनल। बेसिकली जो ये आपका पैराग्राफ है ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन कौन स्पेशल ऑडिट को ऑथराइज करता है करने के लिए, कौन कौन इसका इनिशिएट लेता है। सो यहाँ पे कोई सी भी गवर्नमेंट ले सकती है। ठीक है, और ये इंटरनली भी होता है। मैंने आपको यहाँ पे स्पेशल ऑडिट के एग्जांपल बता दिए। आई होप आपको इसको क्लियर हो गया होगा कि स्पेशल ऑडिट का बेस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। भाई इसकी रिपोर्ट, स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट जाती कहाँ पे है? सो सबसे पहले चीज, स्पेशल ऑडिट की रिपोर्ट आपकी गवर्नमेंट के पास जाती है। आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। स्पेशल ऑडिट हैज टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू गवर्नमेंट and he is to include all such matter in this report which are required under section 227, where the central government so directly the report will also include a statement on any other matter। बेसिकली आपको क्या कह रहा है कि जो जो रिपोर्ट में आपके मैटर्स होते हैं, लाइक उसका प्रॉपर फॉर्मेट, कौन कौन सी एक्टिविटी करी गई है और इसमें कौन कौन सी गड़बड़ी है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे उसको क्लीन चिट दे देगा। उस रिपोर्ट में आपके जितनी भी आपके चैलेंजेस, जितने भी आपके मैटर आएंगे, उन सब मैटर को प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के रिपोर्ट सबमिट करनी है। किसको सबमिट करनी है? गवर्नमेंट को सबमिट करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पेशल ऑडिट होता क्या है, इसको रिपोर्ट कौन कौन सबमिट करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया अगर ये क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स में आ गया तो हम इसमें क्या लिखेंगे? टू बी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में आएगा। बट इन दी केस अगर ये क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स में आता है, सो जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर बताए थे, ड्यूटी एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर बताए थे, लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर बताए थे। सो इसमें भी आप वो सब लिख सकते हैं कि इसके बाद ड्यूटीज क्या है, राइट्स क्या है, पावर क्या है, आप इसमें वो सब इंक्लूड कर दे। आपका आंसर गलत यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राइट्स, ड्यूटी एंड पावर ये आपके हर एक ऑडिटर के सेम होते हैं, राइट। सब अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका बैंक ऑडिट क्या है। भाई जैसे कि आपका ये वर्ड ही कह रहा है बैंक ऑडिट, बैंक का ऑडिट होना, जो भी बैंक की एक्टिविटीज हैं उसको एग्जामिन करना ऑडिटर के द्वारा, आपका बैंक ऑडिट होता है। अब क्वेश्चन यह आता है कि भाई बैंक ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? बैंक ऑडिटर को अपॉइंट करता है आपका आरबीआई और आईसीएआई। ठीक है, टू वेरीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू द बैंक इंस्टीट्यूट एंड टू वेरीफाई वेदर द बैंकिंग कंसर्न आर फॉलोइंग लॉ। बेसिकली बैंक ऑडिट हम करते क्यों हैं? जिससे कि हम बैंक की सारी एक्टिविटी को एग्जामिन कर सकें और ये हम जान सके कि बैंक आपके सारे लॉ, सारे कंप्लायंसेस फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ठीक है, अब कौन कौन सी
रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं भाई, बेसिकली आपके बैंक में जो जो मेन आपकी बॉडीज होती हैं वो आपकी हैं आरबीआई एक्ट, जो भी आपके आरबीआई एक्ट में लिखा गया है, देन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो भी आपके लिखा गया है। यहाँ पे आपके 4-5 एक्ट हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, जो आपके बैंक को बताते हैं, जो आपके बैंक को गाइडलाइन देते हैं, जो आपके बैंक की पॉलिसी बनाते हैं और जो आपके बैंक से रिलेट करते हैं, वो सब आपको एक्ट के नाम याद रखने हैं, इनका अंदर का कंटेंट की याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो आई होप आपको बैंक ऑडिट का मतलब समझ में आ गया होगा। अगेन हम इसके आगे पढ़ेंगे भाई बैंक ऑडिट का पर्पस क्या होता है। भाई कुछ चीज डिफरेंट भी करनी चाहिए, तो आज हम इसका पर्पस पढ़ेंगे। इसका पर्पस क्या है भाई? इसका पर्पस है सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट को एनालाइज करना, एग्जामिन करना, देन उसकी जितने भी मॉनेटरी फ्लोज हैं उनको एग्जामिन करना, जितनी भी उसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं उसको एग्जामिन करना, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज करेक्टली फॉलोइंग इट ऑन पॉलिसी। भाई कुछ ना कुछ पॉलिसी बैंक की होती है, लाइक लेट्स से कि एसबीआई की डिफरेंट पॉलिसी होती है, पॉलिसीज कुछ आपकी सेम होती है आरबीआई के अकॉर्डिंग, बट बैंक अपनी खुद पॉलिसी भी बनाता है। सो बैंक ऑडिटर क्या इंश्योर करता है कि बैंक खुद की पॉलिसी फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। एंड उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे हैं, दैट इज फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी रिपोर्ट एंड वेदर देयर इज एनी एविडेंस ऑफ लॉ वायलेशन एंड ऑल। बेसिकली यहाँ पे लॉ के बारे में इसमें बोला गया है कि वो आपका लॉ, वो आपकी गाइडलाइन, वो आपकी पॉलिसी फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ये बैंक ऑडिटर का पर्पस होता है। अगेन अगर ये 15 मार्क्स में आएगा तो आप इसमें क्या करोगे? सेम चीज इसमें भी आपको करनी है। पावर एंड लायबिलिटी एंड राइट ऑफ ऑडिटर आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे आप राइट ऑफ बैंक ऑडिटर करके लिखें जिससे कि आपके मार्क्स ना कटें। सबके राइट, सबकी चीज सेम होती है, सो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। इन शॉर्ट आपको उनकी पावर, राइट, लायबिलिटी एंड पर्पस, आपको ये सब रट के जाना है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में करा चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका भाई अभी हम पढ़ेंगे ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। आप प्लीज ये ना सोचें कि मैं आपके बस भगे जा रहा हूं, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ऑडिट का मतलब सेम होता है, उसका आगे कुछ भी लग जाए। यहाँ पे ऑडिट ऑफ आपकी कार की इंडस्ट्री भी आ सकती है, ऑडिट ऑफ ऑटोमोबाइल भी आ सकता है। तो हम उसमें ऑडिट क्या करेंगे भाई? कार की इंडस्ट्री में हम ऑडिट क्या कर सकते हैं? सेम चीज, वो उसके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एनालाइज करना, देन भाई जो वो आपका मटेरियल यूज कर रही है वो कैसा यूज कर रही है, देन वहां पे कॉस्ट क्रेडिट आ सकता है। यहाँ पे हर चीज सेम है, ऑडिट का मतलब यहाँ पे सेम ही आएगा। आपके पास ये चीज आप अपने माइंड में डालनी है। अगर आपको ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आ गया, इसका मतलब क्या होता है भाई? ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज डन बाय इंश्योरेंस ऑडिटर, एज सिंपल एज दैट। बट अभी ये क्या एग्जामिन करेगा भैया? ये आपकी सेम चीज एग्जामिन करेगा। क्या एग्जामिन करेगा भाई? पॉलिसी, लायबिलिटी एंड प्रोसीजर, ठीक है, टैक्स डॉक्यूमेंट, रिस्क वैल्यूएशन एंड अदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है भाई, इंश्योरेंस कंपनी की सारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सारे टैक्स डॉक्यूमेंट, सारी पॉलिसी गाइडलाइन, वो इसको एनालाइज करेगा कि बैंक जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है क्या वो उन सबको फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही। और this is done to ensure that proper insurance rate and premium are implemented and the insurance companies follow regulator laws। भाई जितनी भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, जितने भी आपकी बैंकिंग कंपनी है, जितने भी आपकी कंपनी एंड आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, सबके लिए एक डिफरेंट लॉ, डिफरेंट पॉलिसी बनी हुई है। सो इसमें जो भी आपके ऑडिटर होगा वो क्या एनालाइज करेगा? सबसे पहली चीज वो आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड एनालाइज करता है, देन आपकी पॉलिसीज एंड गाइडलाइन, क्या कंपनी आपकी पॉलिसी एंड गाइडलाइन फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही। सो सेम चीज वो यहाँ पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं भाई, What are the type of insurance which are where insurance audit applies? ये क्वेश्चन बन जाता है कि भैया आप ये बताओ कि क्या सारे इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको ऑडिट कराना जरूरी होता है? सो आंसर इज यस, सभी को ऑडिट कराना जरूरी होता है। और ये आपके सभी जितने भी आपके टाइप के इंश्योरेंस है ना, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनी हो। ठीक है, यहाँ पे वो सभी के लिए, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है जो आपकी इंश्योरेंस करती है, किसी इंडिविजुअल का या फिर किसी कंपनी का या फिर किसी कार का या फिर किसी भी चीज का वो ऑडिट करती हैं, तो उसको इंश्योरेंस ऑडिट कराना जरूरी होता है।
ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। इंश्योरेंस कंपनी में अगेन जो मैंने आपको बैंकिंग कंपनी में बताए थे कि उनके लिए कुछ गाइडलाइंस सेट करी गई है, ऐसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए कुछ गाइडलाइंस सेट करी गई है। किसने करी है, आपको वो चीज यहाँ पे याद रखनी है भाई। किसने करी है? इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंश्योरेंस रूल 1939, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 एंड कंपनी एक्ट 2013। ये 4 ऐसे एक्ट हैं जो इंश्योरेंस को रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड इनकम टैक्स आप सब में डाल सकते हैं, इनकम टैक्स एंड जीएसटी एक्ट ये आप सब में डाल सकते हैं क्योंकि सभी कंपनी के लिए कॉमन होता है, ठीक है। आई होप आपको इंश्योरेंस का ऑडिट एंड देन बैंक का ऑडिट और स्पेशल ऑडिट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। सेम चीज अगर 15 मार्क्स में आए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑडिट में बस वही आपको इंपॉर्टेंट माना जाता है। मेन क्या क्या? पावर, राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है क्या? भाई ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेफर टू द स्टडी the trust deed of the trust, that is institute, to which the school or the college belong, and in case of any audit of an university। see, पहले हम चीज यहां तक पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई? एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए जो भी आपको ऑडिट होगा सेम चीज होगी यहाँ पे भी। फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपके एनालाइज करे जाएंगे, देन आपकी एक ट्रस्ट डीड बनती है स्कूल्स की एंड कॉलेजेस की, ठीक है। सो आपको उसको एनालाइज करना है कि क्या वो कॉलेज उस डीड के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ यूनिवर्सिटी, भाई अगर यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी का ऑडिट हो रहा है तो वो क्या करेगा? ही मे स्टडी द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड द रूल दैट आर एप्लीकेबल टू दैट यूनिवर्सिटी, ठीक है। बेसिकली जो भी आपके इंस्टीट्यूट में जो भी लॉज हैं, ठीक है, एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन वो जितने भी हैं आपको उन सबको स्टडी करना है, उनको एग्जामिन करना है, वही आपको ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है। अभी ऑडिट करते टाइम आपको क्या क्या रिकॉर्ड वेरीफाई करने हैं आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले चीज मिनट ऑफ मैनेजिंग कमेटी, देन स्टूडेंट फीस रजिस्टर आपको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स होता है इनकम का किसी भी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है। देन कैश बुक, देन रेंटल एंड लीज एग्रीमेंट इफ एनी, अगर आपने किसी रेंट या फिर उस पे जगह ले रखी है लीज पे, सो उसका भी एग्रीमेंट आपको यहाँ पे एनालाइज करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका अदर डॉक्यूमेंट लिंक्ड टू लेगेसीज, मतलब कि जो भी आपके कंपनी से लिंक करते हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको वेरीफाई ऑडिटर करता है। कौन सा ऑडिटर? जो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑडिट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, भाई क्या क्या रोल होते हैं उसके? He shall evaluate and confirm the effectiveness of internal check system of accounting of the recipient, ठीक है। He should verify that the fees are collected, इसमें कुछ समझाने वाली चीज है नहीं। बेसिकली वो क्या करता है, जो भी फीस आ रही है उसको वेरीफाई करता है कि फीस आपकी एक्चुअल में आई है, क्योंकि काफी कॉलेज क्या करते हैं कि भाई वो फीस आपके ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, जो कि आपके कुछ अगर आपको ध्यान आ रहा हो कि भाई क्या कहते हैं मैनेजमेंट कोटा की सीट जाती हैं जो कि आपकी 20-20, 25-25 लाख में जाती हैं। सो उसको भी इंश्योर करता है कि भाई वो आपकी एंट्री हुई हो फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, एंड इफ देयर इज एनी कंसेशन द सेम इज ग्रांटेड बाय द पर्सन हु इज सो ऑथराइज्ड। इसमें कुछ समझाने वाली चीज है नहीं, आप इसको रीड कर लें। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें जो मैं करा रहा हूं क्योंकि यही आपके नोट्स बन जाते हैं पेपर के लिए। नेक्स्ट चीज अब हम पढ़ेंगे भाई ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेम चीज है, मैं बार बार रिपीट करना पड़ रहा है मुझे। भाई ऑडिट का मतलब क्या होता है? एग्जामिन करना। यहाँ पे वो कॉर्पोरेट सोसाइटी को एग्जामिन करता है, जो भी कॉर्पोरेट सोसाइटी की डीड, ट्रस्ट या फिर जितने भी लॉज हैं उनको ही एग्जामिन करता है कि क्या कॉर्पोरेट सोसाइटी उन सभी को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही। उनकी बैलेंस शीट एग्जामिन करता है क्या मतलब कि ये जानने के लिए कि सोसाइटी के पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, वही आपकी ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी आ जाता है। अभी हम इसके लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। एज पर द सेक्शन 17 ऑफ द कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट 1912 द रजिस्ट्रार शैल ऑडिट। भाई इसमें कौन ऑडिट करता है? इसमें एक नया पार्ट यहाँ पे ये आ गया है कि जो रजिस्ट्रार है वो ऑडिट करता है, या जो रजिस्ट्रार के द्वारा भेजा गया पर्सन है वो ऑडिट करता है, और कॉज टू बी ऑडिटेड बाय सम पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, दैट इज रजिस्ट्रार, बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर
इन रिटर्न राइटिंग ऑन हिज बिहाफ। ठीक है भाई, रजिस्ट्रार करेगा या फिर उसके बिहाफ पर कोई बंदा करेगा जिसको रजिस्ट्रार ने भेजा है। ठीक है, द अकाउंट ऑफ एवरी रजिस्टर्ड सोसाइटी वंस एटलीस्ट एवरी ईयर। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि जो आपकी कॉर्पोरेट सोसाइटी की ऑडिटिंग है वो साल में एटलीस्ट एक बार होनी जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि कॉर्पोरेट सोसाइटी की ऑडिटिंग होना मैंडेटरी यहाँ बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज अब हम पढ़ेंगे द ऑडिट अंडर सबसेक्शन 1 shall include an examination of overdue debt if any। बेसिकली सबसेक्शन 1 में क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपको वैल्यूएशन ऑफ द सोसाइटी आपको यहाँ पे एनालाइज करना है। ठीक है, और अगर कंपनी के पास कोई ओवरड्यू डेट है आपको उसको एग्जामिन करना है कि क्या वो असलियत में है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज अब हम पढ़ेंगे भाई क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर है क्या इन केस ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी। अभी अगर आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैंने कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वालिफिकेशन बताई थी, बट वो यहाँ पे सिमिलर बैठ जाती हैं। क्या क्वालिफिकेशन है भाई? सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको ऑडिटर सीए होना चाहिए। पहली चीज आपको पता चल गई, जो कि आपको पहले से पता थी, जहां पे कुछ नया नहीं था। दूसरी चीज क्या है? सीए हो या फिर ए पर्सन हु होल्ड ए गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कॉपरेटिव अकाउंट और इनकॉर्पोरेशन एंड अकाउंटेंसी। भाई दूसरा बंदा जिसने गवर्नमेंट का डिप्लोमा होल्ड कर रखा हो। किसका डिप्लोमा? भाई कोऑपरेटिव अकाउंट और इनकॉर्पोरेटिव एंड अकाउंटेंसी के बीच में। अगर किसी के पास इन दोनों में से कोई सा भी डिप्लोमा है देन ही इज ऑल्सो एलिजिबल टू ऑडिट द कॉर्पोरेट सोसाइटी। ठीक है, तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है? ए पर्सन हु हैज सर्व्ड एज एन ऑडिटर इन द कॉर्पोरेट सोसाइटी डिपार्टमेंट फॉर ए स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे तीसरी क्वालिफिकेशन ये बन जाती है भाई जिसने स्टेट गवर्नमेंट की ऑडिटिंग कर रखी है, जिसने कॉर्पोरेट सोसाइटी की ऑडिटिंग कर रखी है पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, देन ही इज ऑल्सो क्वालिफाइड टू डू ऑडिटिंग ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। आपको यहाँ पे एक बात ये जानने को मिली है कि भाई जो आपके अपॉइंटमेंट है ना ऑडिटर की, वो कौन करता है? वो करता है आपका रजिस्ट्रार। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और आपको ये सब चीजों पर ध्यान रखने की क्वालिफिकेशंस है क्या। अगर किसी के पास इन तीन में से कोई सी भी एक चीज है देन ही इज एलिजिबल टू डू ऑडिटिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, इजीएस्ट चीज भाई इफिशिएंसी ऑडिट क्या होता है। भाई नाम से पता हो, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे नाम से पहचानो कि इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। इफिशिएंसी का मतलब होता है भाई परफॉर्मेंस, राइट, कि हम कम टाइम में कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें भी आप वही ऑडिट करोगे कि कंपनी कम टाइम में कितना काम कर पा रही है, क्या कंपनी अच्छे से काम कर पा रही है जिससे कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रही हो। ठीक है, अभी ये हम कैसे पता लगाएंगे? ये हम पता लगाएंगे कि भाई कंपनी क्या कंपनी गोल अपने टाइमली अचीव कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही। क्या वो मशीनरी का इफेक्टिव यूज कर रही है या फिर नहीं कर रही। क्या वो मशीनरी को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रही। सो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑडिट में वो सब एनालाइज होता है। अब इसके मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ भाई। It may be defined as a systematic examination of management effort to accomplish goal effectively and efficiently in order to determine adherence to the management policy and stated requirement। जो मैंने बताया वही है, बट इसका कि क्या लिखा है कि यहाँ पे हम वो भी इंश्योर करते हैं कि क्या कंपनी जो उसने गोल पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे क्या वो इसको फॉलो कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही। और ये हम करते क्यों है? जिससे कि हम कंपनी को बता सकें कि भाई आप यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं, आप यहाँ पे और अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि वो टाइमली गोल अचीव कर पाए। अब आगे बढ़ लेते हैं। इफिशिएंसी ऑडिट इज अंडरटेकन टू पॉइंट आउट एक्चुअल एंड पोटेंशियल एरिया। जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई यहाँ पे पॉइंट आउट करती है कि आप कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। जहाँ पे किसी कंपनी को दिक्कत आती है जिस एरिया में, उसको इंप्रूव करने के लिए सजेशंस आपका एफिशिएंसी ऑडिटर देता है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। आगे जिससे बढ़ लेते हैं भाई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसको ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत है नहीं, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत है आपको पेपर में। क्या इसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है? टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। भाई जो ऑब्जेक्टिव है उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की उसका ऑब्जेक्टिव कंपनी का आखिरी में है क्या। टू फाइंड आउट द वेरिएंस बिटवीन प्लान्ड ऑब्जेक्टिव एंड अचीव्ड ऑब्जेक्टिव।
बेसिकली जो आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस करी है उसमें और जो आपने प्लान्ड परफॉर्मेंस थी, जो आपका गोल था, उन दोनों में वेरिएंस चेक करना आपका इफिशिएंसी ऑडिटर का काम होता है। उसके बाद टू फाइंड आउट द रीजन ड्यू टू विच द वेरिएंस हैज अकर, इसमें ये भी फाइंड आउट करता है कि भाई वो वेरिएंस आने का, वो डिफरेंस आने का रीजन है क्या। उसके बाद ये रिकमेंड करता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चीज और लास्ट चीज इस यूनिट की है आपकी सोशल ऑडिट। भाई आप सोशल ऑडिट से समझ पा रहे होंगे कि भाई आपकी सोसाइटी की ऑडिट होती है, यहाँ पे कॉर्पोरेट सोसाइटी की ऑडिट नहीं होती। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सोशल ऑडिटर क्या करता है, वो किसी भी कंपनी को पकड़ लेता है जिस कंपनी को गवर्नमेंट बोलती है, या फिर जिस कंपनी की जो कंपनी चाहती है अपना सोशल ऑडिट कराना, वो इसको अपॉइंट कर लेती है। क्यों करती है भाई? जिससे कि वो कंपनी अपने ऑडिट रिपोर्ट में डाल सके कि मैंने सोसाइटी के लिए ये काम किए हैं, बस मैंने बोले नहीं तो ये मैंने किए हैं। अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बेसिकली आप ये समझे कि भाई एक कंपनी के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लाइक प्रॉफिट कमाना, यहाँ पे आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। भाई सोशल ऑडिटर क्या करता है, ये इंश्योर देता है कि जो आपकी कंपनी है उसने सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है या फिर नहीं किया। अभी हम इसके डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। सोशल ऑडिट इज अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड डिटरमाइन वेदर स्टेट रिपोर्टेड एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट द एक्चुअल मनी स्पेंट ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब क्या जा रहा है कि भाई जो कंपनी ने वादे किए थे अपने सोसाइटी के लिए, क्या वो एक्चुअल में कर रहे हैं या फिर नहीं करे, वो कौन इंश्योर करता है? वो आपका सोशल ऑडिटर इंश्योर करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि भाई सोशल ऑडिट क्या होता है, इफिशिएंसी ऑडिट क्या होता है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट फर्म कंपनीज क्या होते हैं। सो सब में एक ही चीज है, क्या चीज है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड एनालाइज करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसी एंड लॉ ऑफ रिस्पेक्टिव, मतलब कि जो रिस्पेक्टिव लॉ है उसको वो फॉलो करता है या फिर नहीं करता। इस सब में आपका सेम चीज आ रही है, आपको बस इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सो इसको बार बार पढ़ें। दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया तो प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, कुछ शिकायत तो उसको भी प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि हम आगे इम्प्रूव कर पाएं। सो अगर आप यहाँ तक आए गए हैं सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।